we will start the life cycle of mosquito or life cycle of plasmodium, we can say. Okay, we have discussed that the sporozoite is the infective stage of the plasmodium. स्पोरोजोइट कंडीशन में ही वो हमारी बॉडी में आता है. तो हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट एंटर कैसे होता है? Whenever any mosquito will bite any human being, वो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ही स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर हो सकेगा. ओके, so to enter, for the entrance of this sporozoite, it is necessary that one should be bitten by the mosquito. So female Anopheles bite to one human being, और हम बोलेंगे अ हेल्दी पर्सन को उसने काटा. अ हेल्दी पर्सन वॉज बिटन बाय दिस फीमेल एनोफिलिस. तो अब इसके थ्रू इनके बॉडी में स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए. यस, हो गए. स्पोरोजोइट्स एंटर्ड इनटू ह्यूमन बीइंग. नाउ अब ह्यूमन बीइंग में एंटर होने के बाद में सबसे पहले वो स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे? इनटू आवर ब्लड. ब्लड में जाएंगे वो. ओके, अब स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में आ गए. अच्छा, इसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्पोरोजोइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. What is the structure of sporozoites? Sporozoites are we can say spindle shape का structure होता है. ओके, लॉन्ग elongated टाइप ऑफ स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर होता है इनका. स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनके पास में एक इलास्टिक पेलिकल होता है. पेलिकल मतलब, पेलिकल इज द आउटर कवरिंग. आउटर कवरिंग होती है जो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है. तो उनके पास में क्या हुआ है कि इलास्टिक पेलिकल हुआ. आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज पेलिकल, और ट्रांसपेरेंट थी और इलास्टिक थी तो हमने इसको नाम दिया इलास्टिक पेलिकल. ओके, और क्या होगा इसमें? साइटोप्लाज्म होगा और होगा न्यूक्लियस. So this is the structure of our sporozoite. स्पोरोजोइट ऐसा होता है. क्या ये मोटाइल होता है? Yes, it is a motile. It is having its motility. Motility is present. अब ये मोटाइल होता है मतलब इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट करता होगा. कैसे टाइप का मूवमेंट करता होगा ये? रिगलिंग मूवमेंट. रिगलिंग मूवमेंट मतलब ऐसा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज रिगलिंग मूवमेंट. ओके, सो हम क्या बोलेंगे? मोटिलिटी प्रेजेंट होती है और कैसा होता है? रिगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट. ना, अब ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर हो गया. हमारी बॉडी में जैसे ही ये एंटर हुआ, सपोज दिस इज वन मॉस्किटो एंड इट हैज बीन बाइटिंग मी हियर. सो फ्रॉम हियर इट विल डायरेक्टली एंटर इनटू माय ब्लड. वो डायरेक्टली मेरे ब्लड में जाएगा. ओके, सो ब्लड में जाने के बाद में इसके पास में दो कंडीशंस होती हैं, और वी कैन से दैट इसकी दो स्टेजेस होती हैं हमारी बॉडी को अफेक्ट करने के लिए. एक स्टेज हो जाएगी प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, और हम इसको प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज भी बोल सकते हैं. और एक हो जाएगी हमारी पोस्ट एरिथ्रो सॉरी नॉट पोस्ट, एक हो जाएगी हमारी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी. इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है. Okay, so that intermediate stage is known as exoerythrocytic schizogony. Exoerythrocytic schizogony. Okay, अब
शाइजोगोनी क्या होता है? What is शाइजोगोनी? शाइजोगोनी is nothing but the cells which are produced after the asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो सेल्स मिलेंगे दैट आर नोन एज दैट प्रोसीजर इज नोन एज शाइजोगोनी, और जो हमको मिलेगा हम उसको बोलेंगे शाइजोंट. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमको मिला उनको हम बोलेंगे शाइजोंट, और जो प्रोसेस होती है उसको हमने बोला शाइजोगोनी. ओके, तो ये हमारी सिचुएशन जब स्पोरोजोइट हैज बीन एंटर्ड इनटू आवर ब्लड, तो ये वाला हमारा सिचुएशन हुआ प्री एरिथ्रोसाइटिक. प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज. ओके, अब ब्लड में आ गया. वो ब्लड में आने के बाद में वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा तो सब जगह, क्योंकि ब्लड तो सारी जगहों पर रहता है ना. ब्लड इज प्रेजेंट इन अवर होल बॉडी. पर ब्लड में आने के बाद में वो सबसे पहले जाएगा हमारे लिवर के पास में. ओके, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर लिवर सेल्स. एंड हम हमारे लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं. ओके, या हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं हम उनको? पेरेन्काइमल सेल्स भी बोलते हैं. ओके, तो आफ्टर कमिंग इनटू द ब्लड इट विल डायरेक्टली गो टू आवर लिवर, और लिवर में जाने के बाद में इट विल अफेक्ट आवर, ये लिवर में गया. लिवर में जाने के बाद में इट अफेक्ट्स आवर हिपैटोसाइट्स, और हम बोलेंगे हमारे हिपैटिक सेल्स को अफेक्ट किया, या फिर हम और बोल सकते हैं हमारे पेरेन्काइमल सेल्स को अफेक्ट किया. ठीक है, अब हमारे हिपैटिक सेल्स में एंटर होने के बाद में, ये तो हमारे हिपैटिक सेल्स में सिर्फ एंटर हुआ है. हमारे हिपैटिक सेल्स में एंटर होने के बाद में अब स्पोरोजोइट अपना फॉर्म चेंज करेगा थोड़ा सा. ओके, तो हमारे हिपैटिक सेल्स में जब वो चले जाता है तो अपना फॉर्म चेंज करता है. दैट फॉर्म इज नोन एज क्रिप्टोजोइट. इसको हमने बोला क्रिप्टोजोइट. स्पोरोजोइट था, स्पोरोजोइट से कन्वर्ट हुआ है इनटू द क्रिप्टोजोइट. ओके, नाउ अब क्रिप्टोजोइट में ये क्रिप्टोजोइट फॉर्म में ये चेंज हो गया है. अब ये क्रिप्टोजोइट क्या करेगा? ये अपना थोड़ा सा नंबर बढ़ाएगा, और वी कैन से ये अपना थोड़ा सा साइज बढ़ाएगा. ओके, तो साइज बढ़ाने के बाद में ये दैट क्रिप्टोजोइट ओनली इनटू द लिवर सेल्स, ये अभी हम लिवर सेल की ही बात कर रहे हैं. ओके, हेपेटोसाइट्स में ही क्रिप्टोजोइट सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया. क्या कन्वर्ट हुआ? स्पोरोजोइट. स्पोरोजोइट पहले ब्लड में था, ब्लड में से आने के बाद में लिवर में गया. लिवर में जाने के बाद में सबसे पहले वो हमारे हेपैटिक सेल्स के पास में गया. हेपैटिक सेल्स के अंदर जाने के बाद में उसने अपना फॉर्म चेंज किया. वो फॉर्म था स्पोरोजोइट से क्रिप्टोजोइट बनना. ओके, अब हेपैटिक सेल्स में उसने अपना फॉर्म चेंज किया क्रिप्टोजोइट में. अब क्रिप्टोजोइट में बदलने के बाद में ये अपना साइज बढ़ाएगा. ओके, इंक्रीज इट्स साइज हम लिख सकते हैं उसको. नाउ अब लिवर सेल्स में आने के बाद में क्रिप्टोजोइट अपना थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे. वी कैन से साइज बढ़ाएंगे. तो साइज बढ़ाने के बाद में ये क्रिप्टोजोइट से कन्वर्ट हुए इनटू क्रिप्टो मीरोजोइट्स. इन्होंने अपना एक फॉर्म चेंज किया क्रिप्टोजोइट से क्रिप्टोमीरोजोइट्स में. अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट क्या करेगा? ये क्रिप्टोमीरोजोइट डिवाइड होगा. डिवाइड होगा कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेगा. क्यों? क्योंकि अभी ये प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स में, और ह्यूमन बींग्स आर द सेकेंडरी होस्ट. सेकेंडरी होस्ट होता है तो वहां पर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. तो यहाँ पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अब अपना नंबर बढ़ाएगा. ओके, तो क्रिप्टोमीरोजोइट नाउ इंक्रीज इट्स नंबर. अब ये अपना नंबर बढ़ाने के बाद में क्या करेगा? अगर क्रिप्टोमीरोजोइट ने अपना नंबर एक हिपैटिक सेल में बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है तो क्या होगा? दैट सेल विल बी रैप्चर्ड. वो सेल रैप्चर हो जाएगी.
ओके तो रैप्चर होने के बाद में क्या होगा, अब ये क्रिप्टोमीरोजोइड जो है वो लिवर की ब्लड वेसल्स में आएगा, और हम लिवर की ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स बोलते हैं। ओके हेपेटिक सेल्स हुआ, हेपेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द हेपेटिक कॉर्ड, और हेपेटिक कॉर्ड और वी कैन से हेपेटिक लोब्यूल्स में पहले अरेंज होगा। हेपेटिक लोब्यूल्स एक कॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और उस कॉर्ड से जुड़ी हुई क्या होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होती है। तो लिवर की ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स। तो ये एक हेपेटिक सेल से या एक हेपेटोसाइट जब रैप्चर हो जाता है क्रिप्टोमीरोजोइट का नंबर बढ़ने से, तो क्या होगा, अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट आर एंटर्ड इनटू द साइनोसॉइड्स। तो ये कहाँ आ जाएंगे, क्रिप्टोमीरोजोइट इंक्रीज इट्स नंबर एंड दे कम इनटू साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, लिवर ब्लड सेल्स। अब ये तो थी हमारी प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब साइनोसॉइड्स में आने के बाद में, मतलब लिवर सेल्स में जब वो आ गए, लिवर की ब्लड वेसल्स में जब वो आ गए, तो अब क्या होगा, अब ये एंटर होगा इनटू इट्स इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। हमारी सेकेंड स्टेज यहां से चालू होती है, दैट इज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। उसमें क्या होगा, कुछ तो क्रिप्टोमीरोजोइट जो है वो लिवर से निकल के वापस से जब साइनोसॉइड्स में आए तो मतलब ब्लड में आ गए, और ब्लड में आ गए मतलब कि अब आरबीसीज में एंटर होने का उनका टाइम आ गया है। दे विल नाउ इन्वेड टू आवर आरबीसीज। ओके साइनोसॉइड्स में आने के बाद में दिस क्रिप्टोमीरोजोइट विल एंटर इनटू आवर आरबीसीज। तो कुछ तो आरबीसीज में आ गए और कुछ क्या करेंगे, वापस से यही वाली प्रोसीजर करेंगे। क्रिप्टोमेरोजोइड जो साइनोसॉइड से होते हुए आरबीसीज तक आए हैं, तो कुछ तो यहाँ पर रह के वापस से क्रिप्टोमेरोजोइड्स जो रहेंगे वो दूसरी लिवर सेल को अफेक्ट करेंगे, तभी तो उनका नंबर बढ़ेगा। कुछ आए और उन्होंने आरबीसीज में इन्वेड कर लिया, पर कुछ जो थे वो वहां बच गए, सारे तो नहीं आ गए इसमें, कुछ जो बचे हुए थे वो क्या करेंगे, अब वो बाकी के लिवर सेल्स जो है उनको इन्वेड करेंगे और उनको रैप्चर करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा लिवर बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, और जैसे उनका नंबर बढ़ता जाएगा, क्रिप्टोमेरोजोइड क्या कर रहा है, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जैसे वो अपना नंबर बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पैरासाइट्स जो है वो और नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइड्स जो है वो साइनोसॉइड्स में आते जाएंगे। साइनोसॉइड्स में आने के बाद में हमारे आरबीसी में एंटर होते जाएंगे ब्लड में आने के बाद में, तो ऐसे ही अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। तो द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब क्रिप्टोमेरोजोइड्स are invading or affecting our liver cells as well as they are invading our RBC. So this situation is known as exoerythrocytic schizogony. जब दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, एक तरफ एक लिवर सेल को अफेक्ट कर रहा है और एक तरफ आरबीसी को भी अफेक्ट कर रहा है, एक पंथ दो काज वीकेंड से, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं बट नंबर ज्यादा है उनका, तो दोनों काम हो रहे हैं। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि दैट हैज एंटर्ड इनटू अवर सेकंड फेज, दैट इज एक्सोएरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ओके नाउ अब क्या होगा, क्रिप्टोमेरोजोइड हमारा आरबीसी में एंटर हो गया है, तो अब ये हम जब आरबीसी में एंटर होगा दैट विल चेंज सम फॉर्म। तो ये क्या बनाएगा, इसका फॉर्म अब हो जाएगा मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड। आरबीसी के आने के बाद में वापस से उसने अपना फॉर्म चेंज किया, पहले था क्रिप्टोमेरोजोइड अब हो गया मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड, तो इसने अपना फॉर्म चेंज किया। अब ये मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड जो है वो अब आरबीसी को ज्यादा अफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ तक हमारी सिचुएशन एक्सोएरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी जो है वो खत्म हो गई। यहाँ पे जब मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड जो है वो आरबीसी में इन्वेड हो गया, ओके वहां पर हमारी सेकेंड स्टेज खत्म। अब यहां से हम चालू कर रहे हैं हमारी थर्ड स्टेज, दैट इज एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ओके मतलब अब पैरासाइट हैज एंटर्ड इनटू अवर एरिथ्रोसाइट और वो अब हमारे एरिथ्रोसाइट्स को अफेक्ट करेगा, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। तो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड जो आरबीसीज में आ गए हैं,
अब ये क्या होंगे, ये अपना और फॉर्म चेंज करेंगे. नाउ the first stage we can say of erythrocytic schizogony will be the young trophozoite stage. यहाँ पे इसके बाद में आएगी हमारी young trophozoite stage we can say. क्या होगा इसमें, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट जो है वो अब अपना फॉर्म चेंज करेंगे एंड दैट आर कन्वर्टेड इनटू द ट्रोफोजोइट. ट्रोफोजोइट में भी कैसे, यंग ट्रोफोजोइट में जो अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं इनटू द ट्रोफोजोइट, वो अपना फॉर्म चेंज करेंगे इनटू अवर यंग ट्रोफोजोइट स्टेज में. और ये यंग ट्रोफोजोइट स्टेज जो रहती है इसमें एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ओके in this one big vacuole is present. और ये वैक्यूल जो है ये अपना साइज और बढ़ाता जाता है. तो इसका साइज अगर ये बढ़ाता जाएगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ आ जाएगा. सपोज दैट दिस इज अवर ट्रोफोजोइट. ओके अब इसमें एक वैक्यूल है जो अपना साइज बढ़ा रहा है. ओके और ये अपना साइज बढ़ाते जा रहा है तो क्या होगा, एक टाइम पर न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे आ जाएगा, है ना. न्यूक्लियस हो गया और पूरा साइटोप्लाज्म जो हो गया वो हमारी पेरीफेरी पे स्टिक हो गया, यहाँ बस पेरीफेरी तक ही जाना है उसको. ओके क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा हो गया है साइटोप्लाज्म का. तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, सिग्नेट रिंग स्टेज. क्यों, क्योंकि ये रिंग जैसा लगता है. हम न्यूक्लियस को एक डायमंड कंसिडर कर सकते हैं एंड दिस हॉलो स्पेस जहां पे हम रिंग पहन सकते हैं. तो दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिग्नेट रिंग स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ अवर एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी हमने उसको क्या बोला, सिग्नेट रिंग स्टेज और यंग ट्रोफोजोइट स्टेज. क्यों, क्योंकि मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट आरबीसी में एंटर होने के बाद में फर्स्ट दे विल कन्वर्ट इनटू द यंग ट्रोफोजोइट. यंग ट्रोफोजोइट में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो वैक्यूल कंटिन्यूअसली अपना साइज बढ़ाता है और क्या करेगा, वो न्यूक्लियस को अपना साइज बढ़ाने के कारण एक पेरीफेरी की तरफ में वी कैन से धकेलने लगता है. ओके वो उसको थोड़ा सा पुश करेगा पेरीफेरी की तरफ में. तो न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म भी पुश होगा पेरीफेरी की तरफ में. ओके तो उससे हमको एक स्ट्रक्चर मिला दैट इज नोन एज दैट इज टाइप ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर. इसीलिए हमने उसकी पहली स्टेज को नाम दिया यंग ट्रोफोजोइट स्टेज और वी कैन से दैट सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर स्टेज. सिग्नेट रिंग स्टेज. नाउ अब ये यंग ट्रोफोजोइट स्टेज आ गई. अब ये यंग ट्रोफोजोइट क्या करेगा, दिस विल नाउ डाइजेस्ट सम पार्ट ऑफ द और वी कैन से इट विल डाइजेस्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ अवर आरबीसी. आरबीसी में आ गया है ये, अब ये अपना काम करना शुरू करेगा. इट विल नाउ डाइजेस्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी. नाउ अब ये यंग ट्रोफोजोइट स्टेज थी. अब ये क्या करेगी आगे चल के, अब ये एक सेकेंड स्टेज का फॉर्मेशन करेगी. व्हाट विल बी दैट सेकेंड स्टेज, अमीबॉइड स्टेज. ओके यहां पर अब हुआ हमारा अमीबॉइड स्टेज. यंग ट्रोफोजोइट स्टेज हुई, आरबीसी के अंदर पे वो अपना साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट करना शुरू करेगा. और अमीबॉइड स्टेज इसको क्यों बोला, क्योंकि जो वैक्यूल यहाँ पर बना था अब ये वैक्यूल छोटा हो गया, ये वैक्यूल रैप्चर हो गया. तो क्या होगा, अब ये ऐसा अपना एक शेप जो उसने एक्वायर किया था क्या वो उसी शेप में रहेगा, नहीं. यंग ट्रोफोजोइट अब एक अमीबॉइड शेप ले लेगा. दैट्स वाई इसकी जो सेकेंड स्टेज है हमने इसको बोला अमीबॉइड स्टेज.
ओके। हमने दो स्टेजेस देखी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी की, एक हो गया यंग ट्रोफोजोइट स्टेज जिसमें सिग्नेटरिंग स्टेज भी आ गई है, और जब उसका वैक्यूल का साइज कम हो गया या हम बोले कि वैक्यूल खत्म हो गया, रैप्चर हो गया, उसके बाद में उसने अपना एक सेकेंड स्टेज गेन किया, दैट इज अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज में उसका शेप अमीबा के जैसा हो गया, इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म टाइप का शेप हो गया। ओके, अब ये अपना एक केमिकल रिलीज करेगा, दैट केमिकल इज नोन एज लाइसोलेसिथिन। ओके, नाउ इन द अमीबॉइड स्टेज इट विल रिलीज वन केमिकल, that is लाइसोलेसिथिन। ये केमिकल लाइसोलेसिथिन रिलीज करने के बाद में क्या हुआ, उसने आरबीसी के साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट करना शुरू किया। ओके, तो आरबीसी का साइटोप्लाज्म अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है तो उसके अंदर तो हीमोग्लोबिन भी जाना चाहिए। ओके, तो हीमोग्लोबिन जाने के बाद में क्या होगा, there will be the appearance of some hemozoin granules over the body of over the trophozoite। क्या होगा, होमोजोइन ग्रैन्यूल्स अपीयर होंगे, वो भी कैसे, ब्राउनिश ब्लैक टाइप के होमोजोइन ग्रैन्यूल्स या रेड ब्राउनिश टाइप के होमोजोइन ग्रैन्यूल्स अपीयर होंगे। तो अब ये जो कंडीशन आई थी अमीबॉइड स्टेज, इसका कलर कैसा होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होगा। ओके, नाउ अब अमीबॉइड स्टेज में आने के बाद में उसने साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट किया बाय द रिलीज ऑफ द केमिकल लाइसोलेसिथिन। लाइसोलेसिथिन के साथ साथ में उसके अंदर कुछ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भी गए, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जाने की वजह से उसके बॉडी पर वी कैन से दैट हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स का अपीयरेंस हुआ। तो इन हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स का अपीयरेंस होने के कारण उसकी बॉडी थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक टाइप का अपीयरेंस देने लगी। दैट वाज ओनली अप टू द अमीबॉइड स्टेज। ओके, release of lysolecithin and digestion of RBC cytoplasm। अब इसके बाद में और कौन सी स्टेज आएगी, इसके बाद में आएगा द फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट और मीरोजोइट। अभी तक हमने पढ़ा एक स्पोरोजोइट कंडीशन थी, स्पोरोजोइट के बाद में क्रिप्टोजोइट हो गई, क्रिप्टोजोइट के बाद में क्रिप्टोमीरोजोइट्स आ गया, क्रिप्टोमीरोजोइट्स के बाद में मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट आया, मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट के बाद में यंग ट्रोफोजोइट स्टेज आई, फिर अमीबॉइड स्टेज आई, दैट टू इन अवर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ओनली। ओके, फिर अमीबॉइड स्टेज के बाद में जब उसने आरबीसी का साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये जो अमीबॉइड स्टेज सॉरी वी कैन से दैट मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट और यंग ट्रोफोजोइट स्टेज 2 थी, अब ये क्या करेगी, ये डिवीजन करेगी, माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन करेगी, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाएगी वी कैन से। ओके, नाउ डाइजेशन इन द आरबीसीज, अब ये करेगा माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन ऑफ यंग ट्रोफोजोइट। ध्यान देना, अलग अलग थोड़ा सा लिखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ आरबीसीज, फिर उसके बाद में यंग ट्रोफोजोइट जो है, मतलब उसका जो अमीबॉइड स्टेज है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। ओके, तो इसके कारण क्या होगा, इसका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जब माइटोटिक डिवीजन किया तो नए सेल्स बने, उसको हमने क्या बोला, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट नाम दिया हमने उसको। ओके, इसके बाद में एक स्टेज आई एरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट। नाउ अब ये एरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू आवर मीरोजोइट। ओके, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट कैसे बना, माइटोटिक डिवीजन बिटवीन आवर यंग ट्रोफोजोइट, फिर अब ये कन्वर्ट होगा मैचुरेशन के बाद में इनटू मीरोजोइट। तो
अब प्लाज्मोडियम की कितनी स्टेजेस हो गई, एक तो जिसमें वो एंटर कर रहा था स्पोरोजोइट हो गई, ये सब तो इंटरमीडिएट स्टेज थी, एक हो गई स्पोरोजोइट, एक हो गई ट्रोफोजोइट और एक हो गई मीरोजोइट। तो आरबीसी के अंदर कौन सी वाली सिर्फ स्टेज रही, मीरोजोइट टू मीरोजोइट ही रहा, ट्रोफोजोइट भी बना, ट्रोफोजोइट से मीरोजोइट तक आया। ओके, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोंट बना, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोंट के बनने के बाद में वो मीरोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा मीरोजोइट स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद में, अब आरबीसीज विल बी रैप्चर्ड। अब आरबीसीज में ये मीरोजोइट जो है ये केमिकल रिलीज करेगा। व्हाट विल बी दैट केमिकल, हेमोजोइन। हेमोजोइन कैसे बना, क्योंकि उन्होंने आरबीसीज का साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट किया था, साइटोप्लाज्म उन्होंने आरबीसीज का डाइजेस्ट किया था, उसके साथ में हेमोग्लोबिन भी गया, हेमोग्लोबिन के ग्रैन्यूल्स भी उनकी बॉडी पर अपीयर हुए। ओके, तो हेमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, एक हेम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट में। तो अब उससे उन्होंने बनाया एक केमिकल दैट इज नोन एज हेमोजोइन। तो दिस मीरोजोइट व्हाट विल इट डू, इट विल रिलीज द सम हेमोजोइन। हेमोजोइन रिलीज हुआ, नाउ रैप्चर ऑफ आरबीसी। अच्छा, रैप्चर होने के पहले मीरोजोइट विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर एडल्ट फॉर्म। अब ये अपना एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, उनको एक इंक्यूबेशन पीरियड लगेगा। हर किसी का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, हमारा 9 मंथ्स का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इनका भी अपना एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एक इंक्यूबेशन पीरियड होना चाहिए ना, तो इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा। अब ये आरबीसीज में सिर्फ एंटर होके रहेंगे, अब ये अपना इंतजार करेंगे, इंक्यूबेट होने का वेट करेंगे कि कब हम एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो अब आएगी इंक्यूबेशन स्टेज इसके बाद में। इंक्यूबेशन, ओके, अब इंक्यूबेशन हो गया, इंक्यूबेशन में होने के बाद में नाउ दे विल रिलीज द केमिकल हेमोजोइन। अब वो रिलीज करेंगे द केमिकल हेमोजोइन। अब हेमोजोइन जैसे ही उन्होंने रिलीज किया वैसे ही क्या होगा, देयर विल बी द रैप्चर ऑफ आरबीसी। ओके, आरबीसी अब रैप्चर हो गया। अब आरबीसी के रैप्चर होने के साथ में क्या होगा, मीरोजोइट आरबीसी से बाहर आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे दूसरे ब्लड सेल्स में भी एंटर होंगे, दूसरे वाले आरबीसी को भी इन्वेड करेंगे। ओके, मतलब नॉर्मल हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर हो गया है आरबीसी से निकलने के बाद में। ओके, नाउ रैप्चर ऑफ आरबीसी, मीरोजोइट इन ब्लड। अब मीरोजोइट ब्लड में आ गया है। इंक्यूबेशन पीरियड हमने बोला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ, 14 डेज। ओके, तो ऐसे हर अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को या इस ह्यूमन बीइंग को फैल्सीपैरम ने बाइट किया होता तो क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता उसका, 28 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता। अगर मलेरिया काटा होता तो 14 डेज होता। ओके, तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीशीज है, कौन सा स्पीशीज है, तो जो स्पीशीज रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। ओके, ना अब ये मीरोजोइट जब रैप्चर आरबीसी के रैप्चर होने के कारण ब्लड में आ गया है, तो अब ये क्या करेगा, गैमेट्स फॉर्म करेगा। ओके, अब होगा यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। अब यहां तक तो ये हो रहा था, सॉरी, नाउ दे विल फॉर्म अवर गैमेट्स फॉर्म करेंगे। गैमेट्स कैसे होंगे, मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेल माइक्रोगैमेट्स होते हैं और फीमेल्स मैक्रोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, मेल्स छोटे रहेंगे इसीलिए हमने उनको नाम दिया मेल माइक्रोगैमेट्स, और फीमेल्स बड़ी रहेंगी इसीलिए हमने उनको नाम दिया फीमेल मैक्रोगैमेट्स। ओके, नाउ अब ये यहां तक गैमेट बनने के प्रोसीजर तक ये होता है हमारा ह्यूमन बीइंग्स में।
ओके, गैमेट बन गया, अब हमारे ब्लड में स्पोरोजोइड भी प्रेजेंट है, मीरोजोइड भी प्रेजेंट है, ट्रोफोजोइड भी प्रेजेंट है, इनकी सारी इंटरमीडिएट स्टेज भी प्रेजेंट है। कंटिन्यूअसली स्पोरोजोइड हमारे लिवर को भी अफेक्ट कर रहा है, और ये सारी इंटरमीडिएट स्टेज जो हमारे आरबीसी में आ गई है, हमारी आरबीसी को भी अफेक्ट कर रही है, और ये रैप्चर भी हो रही है। तो क्या होगा, और हाँ एक और बात, रैप्चर ऑफ आरबीसी, जैसे ही आरबीसी रैप्चर होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही मीरोजोइट एंटर हुआ होगा और एक ही मीरोजोइट एक ही आरबीसी को रैप्चर करेगा, बहुत सारे आरबीसीज एक साथ में रैप्चर हो सकती है। तो यहाँ पे अ बल्क अमाउंट ऑफ आरबीसीज विल बी रैप्चर्ड। This is the position or this is the stage when we are getting fever or when we are having the feeling of shivering. जैसे ही आरबीसी बहुत सारा अमाउंट में रैप्चर हुआ तो हमको क्या होगा, हम फील करेंगे हमको ठंड लग रही है, वी विल बी फीलिंग द थिंग ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, हमको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, शिवरिंग भी होगी, और फिर हमको फीवर आ जाएगा। तो फीवर आने की क्या सिचुएशन हुई, विद द रैप्चर ऑफ आरबीसीज। जैसे ही उस स्पीशीज का अपना इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हुआ और उसने आरबीसीज को रैप्चर किया, जैसे ही आरबीसीज को रैप्चर किया हमको फीवर हो गया। इस सिचुएशन में हम जाएंगे डॉक्टर के पास में, हमको बार बार फीवर हो रहा है और ठंड बहुत लगती है, दिस इज द सिचुएशन। ओके, नाउ अब गैमेट्स बन गया हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में दो गैमेट बना, एक मेल माइक्रो गैमेट और फीमेल मैक्रो गैमेट। क्या ये हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस कर पाएगा, क्या ये हमारी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ करेगा मॉस्किटोज की बॉडी में। तो अब यहाँ से दूसरा एक पार्ट चालू होता, या इनका एक वी कैन से एक दूसरा फेज चालू हुआ इनकी लाइफ साइकिल का, इनटू फीमेल एनोफिलिस की बॉडी। ओके, अब जगह की कमी के कारण थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। ना अब फीमेल एनोफिलिस में जब वो एंटर हुआ तो अब क्या होगा, जैसे ही यही वाली सिचुएशन आएगी, जैसे ही कोई फीमेल एनोफिलिस ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, यहाँ पे तो उसने हेल्दी पर्सन को काटा था, ओके, दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को भी काट सकती है ना। तो जैसे ही उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो क्या होगा, उसमें कुछ आरबीसीज भी आएंगे, ब्लड भी आएगा। ओके, तो ब्लड में हमको क्या मिलेगा, ब्लड में हमको मिलेंगे इसके दो गैमेट्स। उसके ब्लड में, ब्लड के साथ में कुछ गैमेट्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ आरबीसीज भी प्रेजेंट होंगे, और ब्लड में क्या क्या होगा, स्पोरोजोइट हो सकता है, मीरोजोइट हो सकता है, ट्रोफोजोइट हो सकता है, आरबीसी में प्रेजेंट मीरोजोइट हो सकता है जो अपना इंक्यूबेशन होने का इंतजार कर रहा हो। ओके, ये सारी सिचुएशन भी उस फीमेल एनोफिलिस में जा सकती है जिसने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया है। ओके, नाउ अब फीमेल एनोफिलिस में एंटर होने के बाद में ये जो ब्लड है दैट इज कंटेनिंग ऑल दिस पार्ट्स। ओके, अब फीमेल एनोफिलिस में ये सब चीजें जो है वो तो डाइजेस्ट हो जाएंगी, स्पोरोजोइड डाइजेस्ट हो गया और मीरोजोइड डाइजेस्ट हो गया। अगर बाहर से लिया हुआ स्पोरोजोइड है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन से लिया हुआ है तो ओके, मीरोजोइड डाइजेस्ट हो जाएगा, जितनी भी चीजें हैं आरबीसीज जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगी, ऑल द थिंग्स विल बी डाइजेस्टेड, बट गैमेट्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड। तो ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद में उन्होंने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स। माइक्रोगैमेट्स जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, दीज कैन डिवाइड, पर क्या मैक्रोगैमेट्स डिवाइड कर सकते हैं, नो दे कैन नॉट डिवाइड, ये सिर्फ मैच्योरेशन कर सकते हैं। ओके, और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन रहती है, दीज मैक्रोगैमेट्स दे फॉर्म अ कोन ऑफ रिसेप्शन लाइक दिस। Okay, suppose this is a macrogamete and they form a cone of reception and this is a microgamete. तो क्या करेगा, ये माइक्रोगैमेट ये कोन ऑफ रिसेप्शन को पहचानेगा, इसको एक और वी कैन से दैट यस पहचानेगा ही बोल सकते हैं हम इसको आइडेंटिफाई करेगा।
कि हाँ मुझे ये जो मैक्रोगैमेट है इससे जाके फ्यूज होना है या मुझे इसके साथ में रिप्रोडक्शन करना है। तो ये कोन ऑफ रिसेप्शन जो है दिस इज द आइडेंटिकल फीचर फॉर द माइक्रोगैमेट्स कि यस आई हैव टू फ्यूज विद दिस मैक्रोगैमेट। ओके, माइक्रोगैमेट्स डिवीजन कर सकते हैं, मैक्रोगैमेट्स डिवीजन नहीं कर सकते हैं। एंड द कोन ऑफ रिसेप्शन इज द आइडेंटिकल फीचर जिससे माइक्रोगैमेट्स को पता चलेगा यस आई कैन रिप्रोड्यूस विद दिस काइंड ऑफ फीमेल गैमेटोसाइट। ओके, नाउ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या होगा? नाउ ये जो गैमेट्स है दे विल एंटर इनटू द स्टमक और वी कैन से इनटू द मिडगट। मिडगट में चले जाएंगे ये, यस चले जाएंगे। ओके, अब मिडगट में जाने के बाद में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही गया है, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और इनका जो जाइगोट रहता है वी विल कॉल दैट जाइगोट एज ookinete। The zygote of the plasmodium we call this zygote as ookinete। अब क्या ये ookinete मोटाइल होता है? Yes, it is a motile form। ये मोटाइल होता है, इसके पास में एक whip like structure और we can say that whip like flagellum present होता है जिसके कारण ये मोटाइल होता है। ओके, नाउ अब ये ookinete बन गया। नाउ ये जो ookinete है ये ट्रांसफर होगा हमारे इन द मिडगट से, अब ये ट्रांसफर होगा बाहर की तरफ में। ठीक है, ये जो था ये इसका मिडगट था, यहाँ पे बहुत सारे ookinetes प्रेजेंट है, तो क्या होगा ये इससे बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब बाहर की तरफ आ जाएंगे तो आप लोग सोचोगे कि क्या ये उसके मिडगट को रैप्चर कर रहा है? नहीं, ये उसको रैप्चर नहीं कर रहा है, हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू कुछ ookinetes जो रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सपोज ये ऐसा बाहर आ गया, ये इनलार्ज्ड फॉर्म में बता रही हूं मैं, तो ये ऐसा बाहर आ गया है। तो अभी ऐसा बाहर आ गया तो क्या होगा? ये इसकी वॉल से तो अटैच ही है। ओके, नाउ अब यहाँ पे भी तो कुछ ब्लड प्रेजेंट होगा ना इसकी बॉडी में, तो क्या करेगा ये अपना साइज बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? बाय टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स ब्लड ओनली। ये इसी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ना और अपना साइज बढ़ाएगा। और क्या करेगा? एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ऑफ दिस ookinete। ये जब मॉस्किटो के गट से, गट लाइन से जब बाहर आ जाएगा तो वहां पर एक बाहर की तरफ में अटैच होगा और ये एक सिस्ट बनाएगा अपनी बॉडी के ऊपर। इट विल बी इन एंसिस्टेड फॉर्म। अब क्या होगा? ये ookinete को हम बोल सकते हैं एंसिस्टेड ookinete। ookinete कन्वर्ट हुआ इनटू द एंसिस्टेड ookinete। अब क्या ये एंसिस्टेड ookinete मोटाइल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने ऊपर एक सिस्ट तो जनरेट कर लिया है ना। जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में ट्रोफोजोइड ने अपने ऊपर एक सिस्ट बनाया था, एक हार्ड कवरिंग बनाई थी, तो वो सिस्ट के बनने से क्या वो मोटाइल था? नहीं, वो फ्लो के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, पर उसका जो विप लाइक, यहाँ पे जो इसका विप लाइक स्ट्रक्चर है वो सिस्ट के बाहर नहीं है, तो ये मोटाइल नहीं हुआ ना। ये अब अपना साइज बढ़ा सकता है ना डिवाइड कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने अपना एंसिस्टेशन किया तो हम उसको बोलेंगे एंसिस्टेड ookinete। ठीक है, अब ये हो गया एंसिस्टेड ookinete जिसमें मोटिलिटी भी खत्म हो गई। नाउ अब ये एंसिस्टेड ookinete क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा। ओके, नाउ ये एंसिस्टेड ookinete जो है, नाउ दिस इज बिकम इन द एंसिस्टेड ookinete। ओके, नाउ अब ये एंसिस्टेड ookinete आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में ये बनेगा, वी विल कॉल इट एज oocyst। दिस एंसिस्टेड ookinete, हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज नोन एज oocyst। ओके, oocyst हमने इसको बोला। तो कुछ टाइम पे बाद में क्या होता है? ये oocyst जो है ये रैप्चर हो जाता है। ओके, नाउ ये जो oocyst है ये इसी के अंदर इसका जो न्यूक्लियस है उसमें ये डिवीजन करता है। बाहर ये एक oocyst से दूसरा oocyst नहीं बनेगा।
ओके ये इसके अंदर अपना डिवीजन कर सकता है। ऊसिस्ट के अंदर जो उसका जाइगोट फॉर्म था दैट इज ऊकाइनाइट, ऊकाइनाइट ही था, उस ऊकाइनाइट के अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, तो वो न्यूक्लियस ऊसिस्ट के अंदर अपना काम कर सकता है। वो सिर्फ ऊसिस्ट के अंदर ही, एक हार्ड कवरिंग है और एक हार्ड कवरिंग के अंदर अगर वो अपना नंबर बढ़ा रहा है तो देन इट्स ओके, पर ये ऊसिस्ट से दूसरा बड़ा ऊसिस्ट नहीं बन सकता। तो क्या करेगा, ये अंदर ही अपना मियोसिस कर रहा है, अंदर ही अपने और नंबर बढ़ा रहा है। तो एक बार जब उसमें और उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, वो अंदर ही अपने स्पोर्स फॉर्म कर रहा है। ओके तो oocyst के बाद में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन दैट टू इनसाइड oocyst ओनली, सिर्फ oocyst के अंदर ही वो अपना स्पोर फॉर्मेशन करेगा, है ना। नाउ स्पोर फॉर्मेशन हुआ, पर जब इन स्पोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि अब oocyst उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, oocyst उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा, oocyst ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही oocyst ब्रेक हुआ तो ये जो स्पोर्स थे ये बाहर की तरफ में आ गए, तो ये जो स्पोर्स रहेंगे वो क्या होंगे, अंदर ही ये स्पोर्स जो है वो डेवलप होके स्पोरोजोइन बने, स्पोरोजोइन बनने के बाद में ये स्पोरोजोइड्स बने। ये जो स्पोर्स बने अंदर पहले ये कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजोइन और स्पोरोजोइन के बाद में दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजोइड्स। ओके स्पोरोजोइड्स में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे ही ये oocyst हमारा रैप्चर हुआ तो उसके साथ में स्पोरोजोइड्स बहुत सारे बाहर आए, है ना, और हमने देखा कि स्पोरोजोइड जो रहते हैं वो मोटाइल होते हैं और रिगलिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मोटिलिटी होने के कारण क्या होगा, वो अब मिडगट वाले पार्ट में ही नहीं रहेंगे, वो ब्लड के साथ में दूसरे पार्ट में भी घूमेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग द मोटाइल फंक्शन, वो ब्लड के दूसरे पार्ट में भी चले जाएगा। और ब्लड के दूसरे पार्ट में जाने के लिए एक और उसका एक रिजर्वायर वी कैन से, इट इज हैविंग वन काइंड ऑफ रिजर्वायर जहां पे ज्यादा अमाउंट में रहेगा, दैट इज इट्स सलाइवरी ग्लैंड। तो स्पोरोजोइट अब जाएगा उसके रिजर्वायर में। व्हाट इज द रिजर्वायर, रिजर्वायर होगा उसका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएगा वो। ओके नाउ अब सलाइवरी ग्लैंड में वो पहुंच गया है, अब मतलब उसके जैसे ही वो अब दूसरे एक हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में से स्पोरोजोइड ट्रांसफर हो जाएंगे हेल्दी पर्सन के ब्लड में। ओके सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल। अब यहां से जैसे ही रिजर्वायर में से सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट थे और सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनोफिलिस। ओके अब फीमेल एनोफिलिस के वी कैन से इन द ओरल कैविटी, उसके सीधी भाषा में बोले तो उसके मुंह में, ओके उसके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा और सलाइवरी ग्लैंड जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को वो बाइट करेगा तो अलॉन्ग विद द सलाइवरी ग्लैंड एंड एवरीथिंग द gametes or we can say the sporozoites will also be transferred into the healthy human being. Okay फीमेल एनोफिलिस के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड था, अब जब वो दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो that along with the saliva that sporozoites are also being transferred into the healthy person. जैसे ही वो हेल्दी पर्सन में गया तो सबसे पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद में वो लिवर के एक सेल को अफेक्ट करेगा पहले, ओके हेपेटोसाइट को अफेक्ट किया और फिर उसके बाद में वो नंबर ऑफ लिवर सेल्स को अफेक्ट करेगा। हेपेटोसाइट को अफेक्ट किया, एक हेपेटोसाइट को जब अफेक्ट किया उसने तो उसका नंबर बढ़ने से क्रिप्टोजोइट में कन्वर्ट हुआ। क्रिप्टोजोइट क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे एंड कन्वर्टेड इनटू द पहले साइज बढ़ाएंगे एंड कन्वर्टेड इनटू द क्रिप्टोमीरोजोइड। ओके अब ये क्रिप्टोमीरोजोइड जब अपना नंबर बढ़ाएंगे एक हेपेटिक सेल में तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा और वो हेपेटिक सेल रैप्चर हो जाएगा। तो हेपेटिक सेल के रैप्चर होने से क्या हुआ, वो जाएगा अब साइनोसॉइड्स में, जाएगा साइनोसॉइड्स में, है ना।
अब साइनोसॉइड्स में गया, साइनोसॉइड्स में जाने के बाद में वो आ गया हमारी आरबीसीज में। आरबीसीज में यहाँ तक आने के बाद में हमारा था एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी यहाँ तक हुआ हमारा। अब यहाँ से हमारा यस एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी इज गोइंग ऑन। तो आरबीसीज में कन्वर्ट होने जाने के बाद में वो कन्वर्ट हुआ इनटू मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स। अब ये मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड जब आरबीसी का साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट करेंगे, एट दैट टाइम दिस मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड विल बी कन्वर्टेड इनटू द वन स्टेज दैट इज यंग ट्रोफोजोइट स्टेज। यंग ट्रोफोजोइट स्टेज उसकी आई। यंग ट्रोफोजोइट स्टेज में उसने हम अपना वैक्यूल बढ़ाया, वैक्यूल बढ़ा के अपना एक शेप एक्वायर किया, दैट इज सिग्नेचरिंग स्ट्रक्चर शेप। नेक्स्ट उसने वापस से वो वैक्यूल को रैप्चर कर दिया और बनाया एक अमीबॉइड शेप। ओके ये अमीबॉइड शेप जो रहेगा ये ज्यादा आरबीसीज के जो साइटोप्लाज्म है उसको डाइजेस्ट करेगा बाय रिलीजिंग वन केमिकल दैट इज लाइसोलेसिथिन। ओके लाइसोलेसिथिन से उसने आरबीसीज के साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट किया और हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स अपनी बॉडी पे अपीयर करवाए। फिर उसके बाद में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेज आवर फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक शाइजोंट। एरिथ्रोसाइटिक शाइजोंट के बनने के बाद में जब एरिथ्रोसाइटिक शाइजोंट मैच्योर होंगे तब बनाएंगे मीरोजोइट। मीरोजोइट अपना इंक्यूबेशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशीज। फिर उसके बाद में आरबीसी का रैप्चर होगा। आरबीसी का रैप्चर होगा तो मीरोजोइट ब्लड में आएंगे। ब्लड में आने के बाद में गैमेट्स बनाएंगे। दो टाइप के गैमेट्स होंगे, एक मेल माइक्रोगैमेट और एक होगा फीमेल माइक्रोगैमेट। मेल माइक्रोगैमेट डिवाइड कर सकते हैं, फीमेल माइक्रोगैमेट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ मैच्योर हो सकते हैं। अब कोई अगर फीमेल किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी तो उसको क्या मिलेगा, उसके ब्लड में दोनों टाइप के गैमेट्स मिलेंगे और बहुत सारी स्टेजेस मिलेंगी। ओके तो अब दोनों टाइप के गैमेट्स फीमेल एनोफिलिस में जाके क्या करेंगे, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। उससे ऊकाइनाइट फॉर्मेशन होगा। ऊकाइनाइट एंसिस्टेड फॉर्म में होगा, तब हम उसको बोलेंगे ऊसिस्ट। ऊसिस्ट के अंदर मियोसिस हो सकता है। ऊसिस्ट के अंदर उस ऊकाइनाइट का अपना न्यूक्लियस होगा और वो मियोसिस कर सकता है, पर एक ऊसिस्ट से दूसरा ऊसिस्ट नहीं बनेगा। ओके ऊसिस्ट ने अपने अंदर इस मियोसिस किया तो हुआ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हुआ, स्पोरोजोइन बना, स्पोरोजोइन मैच्योर होके स्पोरोजोइट्स बना। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है मोटाइल होते हैं, इसीलिए वो मॉस्किटो की पूरी बॉडी में जा सकते हैं और उनका एक रिजर्वायर होता है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, तो वहां पे जाएंगे। और सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद में जब फीमेल एनोफिलिस फिर दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगी, देन दैट हेल्दी पर्सन विल बी अगेन suffered by the mosquito. Okay, now this was all about the life cycle of the mosquito. Now अब ये तो हुआ हमारा लाइफ साइकिल की बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस वी कैन प्रिवेंट मलेरिया। या तो हम ट्रीट कर सकते हैं उसको, अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? क्विनोल इज अ ड्रग, एक टाइप का ड्रग होता है, सबसे पुराना ड्रग है क्विनोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके ये कहां से मिलता है? फ्रॉम द bark of cinchona tree. Not quinol, it is quinine. Okay, quinine from the bark of cinchona tree. और एक होता है क्लोरोक्विनाइन। ओके और एक होता है प्राइमैक्विन। These are some kind of drugs which are available in the market for the treatment of malaria. अब ठीक है, कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया है मलेरिया से तो हम उसको इन तीनों ड्रग से प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने ये तीनों ड्रग उनको दिया और इन्होंने अपना काम करना शुरू किया तो थोड़े टाइम बाद दैट पर्सन विल बिकम अगेन हेल्दी। ओके
अब क्या हम बचा सकते हैं? कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस मलेरिया? कैन वी बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस मलेरिया? यस, हम इस मलेरिया से प्रिवेंट भी कर सकते हैं. हाउ? Because generally we have seen that this malarial parasite also appears in the contaminated water place only, in the poor hygienic condition only. ओके जहां पे ज्यादा स्टैग्नेंट वाटर रहेगा, स्टैग्नेंट वाटर मीन्स रुका हुआ पानी. ओके जनरली हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो वाटर बॉडीज होती है वहां पे ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे कंटैमिनेटेड वाटर ज्यादा होता है. तो हम एक तो पहला मेथड क्या होगा प्रिवेंशन का? रिमूव दैट स्टैग्नेंट वाटर. ओके रिमूव दैट स्टैग्नेंट वाटर. या अगर वो वाटर बॉडी ज्यादा बड़ी है और वी कैन से दैट इट इज अ बिग लेक वी कैन से, तो हम क्या करेंगे? वी विल द स्प्रिंकल सम ऑफ द वी कैन से द ऑयल और केरोसिन ऑयल और क्रूड ऑयल वी कैन से हम उस पर स्प्रिंकल कर देंगे. सो स्प्रिंकलिंग ऑफ केरोसिन ऑयल और क्रूड ऑयल. ओके अब क्रूड ऑयल और केरोसिन ऑयल कैसे प्रिवेंट करेगा मलेरिया को? स्टैग्नेंट वाटर है, हमने उस पे ऑयल स्प्रिंकल किया तो क्या होगा? उस ऑयल की एक लेयर बन जाएगी. ओके इट विल फॉर्म वन काइंड ऑफ लेयर ओवर दैट वाटर. तो अब ऑयल की एक लेयर बन गई तो क्या होगा? जितने भी मलेरियल पैरासाइट वहां प्रेजेंट होंगे क्या उनको ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं. तो ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और दैट ऑर्गेनिज्म विल बिकम डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. तो वहां पे ड्यू टू द वन लेयर ऑफ ऑयल ओवर दैट वाटर दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो उनसे मलेरियल पैरासाइट मर जाएंगे. ओके नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू सम इंसेक्टिसाइड वी कैन से, हम कुछ इंसेक्टिसाइड अगर स्प्रिंकल कर दें तो जनरली हम क्या इंसेक्टिसाइड डीडीटी यूज करते हैं, बट डीडीटी आजकल बैन हो गया है. हम क्या यूज करते हैं? बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम यूज करते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका. दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ओके बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी वन टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड होता है. डीडीटी के साथ में अगर हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड छिड़क दें तो मॉस्किटोज के पैरासाइट्स जो हैं वो दैट विल बी किल्ड. ओके नाउ सम काइंड ऑफ फिशेस आर ऑल्सो देयर. ये तो हमारे हुए केमिकल वे ऑफ प्रिवेंशन, ये हुआ हमारा नेचुरल वे और मैकेनिकल वे जिससे हमने स्टैग्नेंट वाटर को हटा दिया. ये दो हुए हमारे केमिकल वे, और कुछ बायोलॉजिकल वे भी होंगे. बायोलॉजिकल वे से हम क्या करेंगे? डक्स आर ऑल्सो देयर. डक्स जो है वो लार्वल फॉर्म को जो है द लार्वल फॉर्म्स ऑफ द मॉस्किटो और द लार्वल फॉर्म्स ऑफ द प्लाज्मोडियम हैज बीन ईटन बाय डक्स ऑल्सो. तो द स्टैग्नेंट वाटर में हम लोग डक्स का एक पॉपुलेशन अगर छोड़ दें तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर दैट लार्वा ऑफ प्लाज्मोडियम. एंड अब डक्स के अलावा देयर आर सम फिशेस वी कैन से, लार्विवरस फिशेस आर देयर. लार्विवरस फिशेस होती हैं कुछ. क्या कौन सी फिशेस होगी लार्विवरस? गैम्बूजिया. गैम्ब्यूजिया. ओके गैम्ब्यूजिया इज वन काइंड ऑफ द लार्विवरस फिशेस. ये क्या करती है? जहां पे भी वाटर है और वहां पे लार्वा प्रेजेंट है तो सारी लार्वा की पॉपुलेशन को ये अपना फूड बना लेती है. तो इट इज अ काइंड ऑफ लार्विवरस फिश. हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं? अगर मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के लार्वा हैं तो इट्स हार्मफुल फॉर देम. क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी इफ दे आर यूजफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट. बट अगर जहां पे लार्वा की पॉपुलेशन अनवांटेड ही बढ़ रही है तो we can use this larvivorous fish Gambusia because it can eat all that larvas. Okay, one plant is also there, Utricularia. Okay, it is a plant. तो
with this plant is also used as an insect larvivorous plant. It is also one kind of larvivorous plant only. This is responsible for eradicating the population of larvae of mosquitoes, or not only mosquitoes but many of the other larvas also has been eradicated by this Utricularia. So these are the some preventions, or we say that prevention is better than cure. तो उस डिसीज से सफ़र होने के बजाय या उस डिसीज से सफ़र हो जाए हम, इतनी तकलीफ, वी विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ हेक्टिकनेस और वीकनेस, तो उससे अच्छा है कि हम उसको पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स हम उसके ले लें. ओके, सम काइंड ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट लोशंस भी आते हैं. वी कैन ऑल्सो अप्लाई दैट काइंड ऑफ लोशंस while going outside during evening. Mosquitoes are there, so we can also apply some kind of mosquito repellent lotions. Or if you are not having the mosquito repellent lotions, then keep your environment clean. अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखिए ताकि वहां पर मॉस्किटोज का पॉपुलेशन ग्रो ना हो सके. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट लेट द स्टैग्नेंट वाटर अराउंड योर हाउस. अपने घर के आसपास में वाटर जमने ना दीजिए. ओके, स्टैग्नेंट वाटर है तो प्लीज रिमूव इट फ्रॉम योर हाउस. ओके, सेकेंड थिंग हम ये कर सकते हैं, पर स्प्रिंकलिंग ऑफ केरोसिन और क्रूड ऑयल क्या ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा? नहीं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल रहेगा. उससे उनकी भी पॉपुलेशन कम होगी. क्यों? बिकॉज अगर हमने ऊपर अपर लेयर पे अगर हमने केरोसिन या स्प्रिंकलिंग या क्रूड ऑयल का स्प्रिंकलिंग कर दिया है तो बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी ना. तो दे आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड. हम एक की पॉपुलेशन को मारने के लिए दूसरे की पॉपुलेशन को कम नहीं कर सकते ना. सो if a small water body is there, then we can use, but if it is a large water body, then it is not a good measure to control the this. Okay, now we can use insecticide भी हम use कर सकते हैं. कुछ biological agents like dugs, gambusia and Utricularia, we can also use this. Okay, so this was all about our malaria. It is caused by Plasmodium. Okay, and it is having the digenetic type of life cycle. One is in malaria, sorry, one is in mosquito, that is primary host, and one it is in human being, that is our secondary host. Okay, now in the next video we will continue some more diseases.